नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। बैठक में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत उनके अनेक किसान नेता मौजूद रहे। बैठक में एमएसपी पर कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बनी। एमएसपी को लेकर यह कमेटी सरकार से बातचीत करेगी। कमेटी में युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलबीर राजेवाल, अशोक धनवाले, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को शामिल किया गया। किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा और अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। सोनीपत में राकेश टिकैत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिख विरोधी पार्टी है जो मुकदमा चलाओ, भर्ती करो अभियान चला रही है। राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद किसान आंदोलन से उठेगा और सभी के पास शहीद किसानों की लिस्ट होगी। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक पंजाब हरियाणा के किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। 3 कृषि कानून रद्द होने के बावजूद टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी। एमएसपी की मांग ने किसानों को बॉर्डर पर रोक के रखा है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन किया। किसानों ने बहादुरगढ़ के पखौड़ा चौक से टिकरी बॉर्डर के आंदोलन मंच तक मार्च निकाला। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन अब जल्द खत्म होगा। किसानों की मांगों को सरकार ने मान ली है। एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कमेटी बना दी है। किसानों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की। कृषि मंत्री ने इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण के सफल आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। सीएम ने कहा कि 5 से 14 फरवरी 2022 तक होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 में से 20 खेल ऐसे हैं जो पहले से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार 5 प्रादेशिक खेल भी जोड़े गए हैं। 5 प्रादेशिक खेलों में पंजाब का गतका, मणिपुर का थांगता, केरल का कलारीपट्टरू, महाराष्ट्र का मलखंब और योगासन शामिल है। सीएम ने कहा कि इन खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निरंतर खेलों में आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर वर्ष खेलों के बजट में वृद्धि कर रही है। वर्ष 2014-15 में खेलों का बजट जहां 151 करोड़ रुपए था, वह आज 2021-22 में 394 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि दोगुना से भी अधिक है। सीएम ने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि एडवांस में देने की पहल को भी खिलाड़ियों ने सराहा है। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुला दरबार लगाकर जनता की 165 शिकायतें सुनी और समस्याओं के निवारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसानों के साथ समझौता कभी भी हो सकता है। किसानों के डेलीगेशन से बातचीत हुई है और कुछ मांगों पर सहमति बनी है। सरकार के साथ बातचीत के लिए संयुक्त मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। सरकार भी एमएसपी को लेकर कमेटी का गठन कर रही है। बल्लभगढ़ स्थित वीडीपीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। पलवल में विधायक दीपक सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
सीएम मनोहर लाल का उद्देश्य पंक्ति में खड़े अंतिम गरीब व्यक्ति को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा प्रदेश में क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के तहत ही प्रदेश भर में अंत्योदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं। तोशाम में हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेले में पहुंचे और मेले का निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहीं हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग उत्थान के लिए कृत संकल्प है। भिवानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक दीपक मंगला, घनश्याम सराफा, सुधा यादव पहुंचे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की नींव को मजबूत करने के मकसद से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। अंबाला में पिछले 1 महीने से लगातार पंडित केदारनाथ अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लोगों के ई श्रमिक कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे थे। वहीं अंबाला के बलदेव नगर इलाके में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों को ई श्रमिक कार्ड बांटे। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से अपील की कि जो लोग रह गए हैं वो अपने ही ई श्रमिक कार्ड अवश्य बनाएं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है वे इस कार्ड का लाभ ले सकते हैं। आने वाले समय में इस कार्ड को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा। हरियाणा में दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि पंचकुला में 5 एकड़ में 37 करोड़ 70 लाख से दिव्यांगों के लिए लाइफ सेंटर बनेगा। उन्होंने कहा कि करनाल के कुटेल गांव में 15 एकड़ में कंपोजिट रीजनल सेंटर का निर्माण होगा और प्रदेश के हर खेल स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए एक कोना निर्धारित होगा। राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि प्रत्येक दिव्यांग का यूडीआईडी कार्ड बनाने के साथ ही दिव्यांग सर्टिफिकेट भी डिजिटल उपलब्ध होगा। दिव्यांगों की समस्याओं के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में अब ब्रह्म सरोवर का पावन तट आधुनिक मूर्ति शिल्प कला से सजेगा। मूर्ति शिल्प कला की थीम महाभारत, पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी का अमृत महोत्सव होगी। इस आधुनिक मूर्ति शिल्पकला को करने का जिम्मा हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग को सौंपा गया है। इसके लिए 8 से 10 टन के 21 काले संगमरमर पत्थर मंगाए गए हैं। इन पत्थरों को तराशकर आगामी 18 दिनों में से 5 से 10 फीट ऊंची 21 मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पकार हृदय कौशल सहित 21 युवा कलाकार आधुनिक मूर्ति शिल्पकला का काम करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। दूसरे देशों से आने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद डीसी ने कहा कि करीब 600 लोग दूसरे देशों से आए हैं जिन्हें निगरानी में रखा गया है। 300 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं। साउथ अफ्रीका से चंडीगढ़ लौटी महिला क्वारंटाइन में रहने के बजाय होटल पहुंच गई है, जिसे लेकर प्रशासन हरकत में आया है और महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 782 नए मामले सामने आए और 14 मरीजों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से शहर में हड़कंप मच गया है। तमिलनाडु में सिंगापुर और यूके से लौटे 2 और यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है। ओमिक्रॉन आईएमएफ प्रमुख ने चेतावनी दी है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वैश्विक आर्थिक विकास में सेंध लगा सकता है। ओमिक्रॉन दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अब तक कोरोना वायरस संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसके कारण अभी तक मरीज में मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पंजाब में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के वेरिएंट को लेकर पलवल स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। सिविल अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट के लिए बनाई गई लेबर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मुख्य सिविल सर्जन ब्रह्माद्वीप सिंधु ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अस्पताल में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। भिवानी में प्रदूषण की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 के पार दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में प्रदूषण की वजह से दमा के मरीजों को परेशानी हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 के पार दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में प्रदूषण की वजह से आबोहवा बेहद खराब है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 के पार दर्ज किया गया है। रोहतक में प्रदूषण की वजह से आसपास में धुंध छाई हुई है, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 के पार दर्ज किया गया। सोनीपत में प्रदूषण की वजह से आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर के आबोहवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई लेवल 363 तक पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते सरकार ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभिभावक और स्कूल संचालक इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। अभिभावक और स्कूल संचालक का कहना है कि सरकार धरातल पर काम करे, ना कि स्कूल बंद करे। स्कूल बंद करने से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। फरीदाबाद में यूरिया की सप्लाई समय पर नहीं होने के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसान खाद सेंटर पहुंचकर यूरिया की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खाद सेंटर पर पिछले कई दिनों से यूरिया खाद खत्म हो चुका है, लेकिन सेंटर संचालक ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक दोबारा खाद आएगा। वहीं खाद सेंटर संचालक का कहना है कि खाद की जो रैक उनके पास आई है वो खत्म हो चुकी है। अगली रैक जब भी आएगी किसानों को यूरिया दे दिया जाएगा। फतेहाबाद में रतिया कॉलेज के छात्रों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रतिया के बस स्टैंड को लेकर केटी और महिला कॉलेज तक बस सेवा की कमी है। छात्रों का कहना है कि इसे लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार हंगामा करने पर बस सेवा बढ़ा दी जाती है, लेकिन बाद में बस कम कर दी जाती है। छात्रों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलेज के गेट पर ताला लगाया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आम जनता की शिकायतों का समय का निपटारण करने के लिए शुरू की गई डायल 112 सेवा मददगार साबित हो सकती है। फरीदाबाद में 52 इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल लगे हुए हैं, जो शहरी क्षेत्र में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट में शिकायत मिलने पर पहुंच जाते हैं। फरीदाबाद पुलिस को सरकार ने मेडल देकर सम्मानित भी किया। कंट्रोल रूम के जिला रेडियो अधिकारियों का कहना है कि 98% से भी ज्यादा उनके वाहन समय पर कंप्लेन के पास पहुंचते हैं। मनरेगा के तहत काम करने वाले 60-70 मजदूरों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला। इस दौरान खफा मजदूरों ने बीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर जमकर बवाल काटा। वहीं प्रदर्शनकारी मजदूरों ने ग्राम सचिव के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का आरोप है कि ग्राम सचिव रुका हुआ वेतन जारी करने की एवज में 25% रिश्वत की मांग कर रहा है। बीडीपीओ सुमित चौधरी ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस दिशा में कार्रवाई करते हुए वेतन जारी दिया जाएगा। फरीदाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय में कॉलेज के टाइम टेबल के बदलाव को लेकर ज्ञापन दिया।
कॉलेज के छात्राओं का कहना है कि सभी क्लास पहले इवनिंग में 3 बजे से 8 बजे तक लग सकती हैं। अब इसे बदलकर 5 बजे से रात 9 बजे कर दिया गया है। छात्राओं का कहना है कि सभी छात्राएं अलग अलग इलाके से आती हैं। अगर वे रात 9 बजे क्लास खत्म करके जाएंगी तो उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। एनसीईआरटी गुरुग्राम के विज्ञान प्रसार कार्यक्रम के तहत कुरुक्षेत्र में मोबाइल साइंस वैन की शुरुआत की गई। मोबाइल साइंस वैन के जरिए सरकारी विद्यालयों में बच्चों को विज्ञान के संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं। फरीदाबाद में बीके हार्डवेयर रोड के दौरान दोनों तरफ दुकानदारों द्वारा लगाए गए पक्के प्लेटफॉर्म को नगर निगम ने जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। इस तोड़फोड़ के विरोध में दुकानदारों ने भारी रोष दिखा दिया है, लेकिन नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने मछली व्यापारी से फिरौती मांगने के आरोप में 23 वर्षीय सचिन उर्फ कालू को गिरफ्तार किया। आरोपी कुख्यात गैंगस्टर कौशल के नाम पर 10 लाख की रंगदारी मांग रहा है। गैंगस्टर के खौफ का फायदा उठाने के लिए गैंगस्टर के नाम का इस्तेमाल किया गया। पानीपत में 23 साल के युवा व्यवसायी अमन ने शनिवार को अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर गार्ड मौके पर पहुंचा। अमन को आनंद फानन में पानीपत सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों का कहना है कि इस अमन पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। पानीपत में टायर पंचर होने से ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित हुआ। ईंटें गिरने से 40 फीट नीचे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार बिल्कुल सुरक्षित रहा। कैथल में महिला एसएसआई से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को सीआईए पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को भागने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अध्यक्ष का कहना है कि महिला एसएसआई की दी गई शिकायत के मुताबिक साल 2016 में वो आरोपी से मिली। आरोपी ने उसे शादी करने की बात कही और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर बकाना मोड़ के पास सड़क पार कर रहा एक साइकिल सवार ट्रॉले की चपेट में आया और गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में साइकिल सवार व्यक्ति की एक बाजू शरीर से अलग हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनाल के गोंदर में 25 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते गुरुवार शादी समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोहाना के भैंसवाल गांव में एक ग्रामीण की अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी और शव लाट गांव के तालाब में फेंक दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के मॉडल का निरीक्षण किया। लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परेड ग्राउंड से राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पूरी तरह देश की आस्था की नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी भूमि है। पीएम ने कहा कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पीएम ने कहा कि 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए होते हैं, हम आज में ही उनकी भरपाई करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पहाड़ हमारी संस्कृति आस्था के गढ़ तो हैं, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी किले हैं। पिछली सरकारों ने 1 रैंक 1 पेंशन की अनदेखी की। पीएम ने कहा कि आज सेना गोली का जवाब गोली से दे देती है। उन्होंने कहा कि
कह सकता हूं कि उत्तराखंड का पानी और जवानी यहीं के काम आएगा। इसके अलावा पीएम ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल बात करके एक तबके के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि हम सभी के लिए योजनाएं बनाते हैं।